This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि मौज़ूआत पर, वो है इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, फाइनेंस, बैनुल अक़वामी और मुकामी मंडियाँ और इसके अलावा डेली टाइम्स अखबार की शे सुर्खियाँ और उन पर मुख्तसर तज्ज़िये। और मेरे साथ आज मेज़बान व मेहमान के तौर पर शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब, जो कि एफ़मा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रीजन में। वेलकम करूँगा आपको शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही बाकायदा तौर पर क्योंकि आगाज़ करना है तो कुछ लाजमी से जुज़ हैं इस प्रोग्राम के, उसमें एक PSX का है। तो हेडिंग आई है PSX KSE 100 इंडेक्स के मुतालिक स्काई रॉकेट्स टू 36,809 पॉइंट्स ऑन बैक ऑफ पॉलिटिकल क्लैरिटी। कौन सी क्लैरिटी मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन उस पॉलिटिकल क्लैरिटी के मुतालिक आपको बताता हूँ। ये होशियार सियासतदान, इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ख़बर ही है ऑन पॉलिटिकल क्लैरिटी, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये होशियार सियासतदान जिन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा के, पानामा पेपर्स के पीछे भगा के कौम को हाँपने पर मजबूर कर दिया। कल इन सब लोगों ने होशियारी से, उस्तादी से 22वीं तरमीम हमारी आइन में कर दी। इतने होशियार हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं लगने दिया और अपना धंधा चल रहा है। इन्होंने कल ये जो पॉलिटिकल क्लैरिटी, ये क्या है, इन्होंने इस 22वीं तरमीम के जो बिल है उसका जो चक्कर है वो आप ये ना समझें कि इन्होंने खामोशी से चलाया है। ये पसे पर्दा सारे आपस में मिले हुए हैं, सारी सियासी जमातें आपस में मिली हुई हैं, वो भी जो एहतिजाज कर रहे हैं, वो भी जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। ये सब लोग जो है ना, एक हमाम में सब, उर्दू की कहावत में आगे नहीं जाऊंगा, ये सब एक ही हमाम में, आप समझ जाएं हमाम के अंदर बंदा किस कैफियत में होता है। उर्दू की कहावत है, ये पार्लिमानी बिल्कुल कहावत है। और ये सब मिले हुए हैं आपस में। और ये मैं लफ्ज़ चिटिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह हमारी मईशत के अंदर हमारे की स्टेक होल्डर्स मिल के चिटिंग मारते हैं, इसी तरह ये चिटिंग मार रहे हैं, लंबी लंबी फालतू की तकरीरें कर रहे हैं और हमारी कौम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अंदरूने खाना ये सब मिले हुए हैं। ये डेली टाइम्स की हेडलाइन है। इन लोगों की आपस में कोई ना कोई कंसेंसस हुआ होगा तो ये 22वीं तरमीम के पीछे जा रहे हैं, जिसमें ये ECP इलेक्शन कमीशन और अच्छा, इसका आप ये कहेंगे ये तो सियासी मौजू है। असल में इसके पसे मंज़र में आपको बता दूं कि ये ड्रामा है कि हम सब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए। हम सब पानामा पेपर में पकड़े गए हैं, हम सब 2 नंबर लोग हैं। हम 2 नंबर वो होता है सर, 1 नंबर वो होता है जिसका सारा पैसा यहाँ पर, 2 नंबर पैसा वो होता है जो कि आपका अकाउंटेड फॉर नहीं होता। चाहे आप बहाने कर लें, मैं बोलूँ मेरे पीछे बड़े मुरब्बे गए नहीं, मैं बोलूँ ना, पंजाबी की कहावत होती है, लोग कहते हैं यार ये बंदा तो 50 पे घूमता था, ये बंदा FX में घूमता था, आज ये करोड़ोंपति बन गया। तो जिस आदमी से पूछे ना तो कहता साढ़े पीछे बड़े मुरब्बे ने। तो मुरब्बे किस चीज़ देने, पुदीने दे बाग लाए देने ने, पर कहना साढ़े पीछे बड़े मुरब्बे ने। तो इनके सबके मुरब्बे चाहे कोई भी कह ले, वो सब ड्रामा है। ये सब आपस में मिले हुए हैं और कौम को इन्होंने बत्ती के पीछे लगा के मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भाई तुम हो जो भी तुम हो, तुम्हारी हकीकत तो पता लग गई अब कौम को कि तुम सब मिले हुए हो, तुम सब मिले हुए हो। यहाँ शेर हो या बब्बर शेर हो। वैसे उर्दू इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, क्योंकि लायन का भी वही लफ्ज़ है और टाइगर का भी वही लफ्ज़ है, शेर। यही नहीं पता लगता बब्बर शेर कौन सा और शेर कौन सा। सॉरी, ये तमहीद मैंने बांध दी, थोड़ा जज्बाती हो गया। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज के पॉलिटिकल क्लैरिटी के बारे में बात कर रहा था, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली लिखा है। ये सियासतदान सब मिले हुए हैं, पानामा पेपर पे टके का काम नहीं होगा। कौन से कोई गटर के ढक्कन लग गए फिक्सेड कैंपेन से। थैंक यू, सॉरी। अब आप बताएं अपनी बात। मैंने अपने दिल का गुबार निकाल लिया क्योंकि कौम के 2-3 महीने अच्छे ज़ाया किए इन्होंने। जी अगेन मैं थोड़ा सा बैनुल अक़वामी पस मंज़र लेके, हाँ आप लाए ना, मैंने मुकामी पस मंज़र तो ऐसा लपेटा है कि अब उसके बाद अब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए, कल का दिन बहुत अहम था। कल बहुत सारी बातें हुई हैं और कल बड़े अफसोसनाक वाक़ये भी हुए।
और उसमें एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो था वो इजिप्शियन एयर का 804 इजिप्ट एयर मिड ऑफ द ईयर डिसअपियर हो जाना था। ये ऐसा वाक़या 2 साल पहले भी हुआ था मलेशियन एयरलाइंस का MH370 जनाब, और उसके बाद एक और वाक़या मलेशियन एयरलाइंस का हुआ था कि वो 17 वो यूक्रेन और रशिया के और इसी तरह से रशियन एक एयरलाइन थी जो कि जा रही थी, वो तो बड़ा अफसोसनाक हुआ था। यहीं से पोर्ट ऑफ सनाई से और वहाँ से अक़बा से और आगे जा रही थी, और वो एक्ट ऑफ टेरर था मेरे ख्याल कहते काम हैं। हो रहे। देखिए जब ऐसा कोई वाक़या होता है बैनुल अक़वामी एविएशन के अंदर, तो उनके सेट प्रिंसिपल्स हैं, सेट प्रोटोकॉल्स हैं, वो जब तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, जब तक वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। बाकी बहुत सारी थ्योरीज आती रहती हैं। कहने का मकसद ये है कि इजिप्शियन एयर का जो मामला हुआ है और उससे पहले जो इजिप्ट के अंदर मामला थे, तो उसकी वजह से इजिप्ट की इकॉनमी में ये हुआ है कि उसके 6% शेयर आप जिक्र भी कर रहे थे कल, है ना? आपने कल जिक्र किया था इसका। मैंने इजिप्शियन इकोनॉमी का कहा था, इजिप्शियन और इकोनॉमी कल ही जो है 6% डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। इसी तरह से ग्लोबली बहुत सारी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, हम लोग इमर्जिंग मार्केट्स के पिछले कई प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा तज़किरे कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इसकी वजह यह है कि जून 14 को और 15 को US फेडरल रिज़र्व की मीटिंग होनी है, और ये बहुत 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 अहम बिल्कुल है, क्योंकि उसमें हिस्टोरिकली जो लो इंटरेस्ट रेट्स थे फेड रिज़र्व के, वो कह रहे हैं कि बढ़ेंगे, जो कि पहला इंडिया होगा कि US इकोनॉमी इज़ बैक ऑन ट्रैक। और उसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विडिटी, जो पैसा है जो कि बाहर है, इमर्जिंग मार्केट के अंदर है, वो सक आउट होगा और दोबारा US के अंदर जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और मैच्योर मार्केट्स में जाएगा। उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर बहुत सख्त असर पड़ेगा, और असर पड़ना शुरू हो गया है। जो साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइनिंग एक कंपनी है, उसके शेयर्स कल 6% डिक्लाइन हुए। इसी तरह से साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील के और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो बाकी शेयर हैं ईस्ट एशिया के अंदर, वो काफ़ी डिक्लाइन हुए। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर एप्रिसिएशन जो है वो डेफिनेटली, देखिए एक अनैमिली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया पता करो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एक कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते, फंडामेंटल्स होते हैं। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल और काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं, स्पष्ट वो सरेआम ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट इज़ गोइंग टू बेनिफिट इफ़ कह रहा हूँ, इफ़ पाकिस्तान विल बी इंक्लूडेड इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। और ये बहुत बड़ा एक वो तो अगर और मगर है ना। अगर मैंने इफ़ इसी वजह से लगा दिया कि अगर वो होता है तो पाकिस्तान का उतना ही चांस है MSCI इंडेक्स के अंदर, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आने का, जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 जीतने का था। मतलब अच्छा खासा चांस था यार, अच्छा खासा चांस था। नहीं मतलब अच्छा खासा चांस था, मतलब आप भी यार उसको अच्छा नहीं तो, है तो मेरे ख्याल से भी है गुड शॉट है। देखिए तमाम जो है ना पर्सपेक्टिव नाजरीन को बयान कर देने चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख दें, उसके बाद हर एक का ओपिनियन बनाना उसका अपना एक वो है, हक है कि किस तरह से होता है। देखिए बहुत सारे मामले नहीं, वैसे लेन देन चलता है कोई, जैसे फीफा वगैरह में चलता है, कोई ऐसा कर दें चक्कर हम लोग आ जाएं? नहीं नहीं तो हमारे कौम तो इसी तरह ही आदत है ना, हर चीज़ लाइसेंस बनवाना हो, ये पासपोर्ट बनवाना हो, ID कार्ड दे दिला के हो जाता है, वहाँ पर भी दे दिला के। देखिए आपने एक बड़ी मज़े की बात की, इसमें मैं अब कल आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं कल कहीं पे गया था, एनीवे जहाँ पे भी मैं गया था। अच्छा ठीक है। तो मैं घर से बाहर निकला, वहाँ पे गया, जब वहाँ से वापस आने लगा तो मैंने देखा कि मेरा एक कान टूटा हुआ था, गाड़ी का एक कान टूटा हुआ था, चोरी हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात के ऊपर कि देखो क्या है, पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा चोरी है और वो है और ये है और भला है। फिर मैंने देखा फ़हीम उस ज़मान, तुम AC गाड़ी में बैठ के लोगों को बुरा भला कहते हो, तुम्हें मालूम है कि किस तरह से लोग अपना घर और कारोबार चला रहे हो, पता नहीं किसकी क्या मजबूरी होगी कि उसने ये इस तरह से वो मजबूर हो गया इस काम करने के ऊपर। देखिए बात जिस चीज़ के ऊपर मैं लेके आना चाह रहा हूँ
कि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर कल हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का इन्हितात, ठीक है ना, हमारे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मैं भूलूंगा नहीं, इस मौजू को थोड़ा मैं मुकम्मल करूंगा। ये जो आप बात की ना आपने, बड़ा ये आम मौजू है, शीशों का चोरी हो जाना, कनटुट्टी गाड़ियाँ और शीशों का चोरी। ज़रूर ज़रूर। पुलिस की मोबाइल वैसे करीब ही खड़ी हुई थी तो मैं इत्मीनान से चला गया, तब मेरी बेवकूफ़ी थी। अच्छा, तो उनके भी चोरी हुए थे, आप तो गौर से नहीं देखे, उनके भी दोनों कान टूटे हुए थे, गाड़ी के मोबाइल के। अच्छा, तो पुलिस वाले मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन नाराज भी बहुत होते, कहते यार तुम बिला वजह जो है ना हमारे पीछे पड़े रहते हो। अच्छा, तो देखिए मसला जो है, जो असल मसला है हमारी कौम का, जो हमारी कौम का असल मसला है, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, ताजिर, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें। देखिए हमारे यहाँ मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का और लैक ऑफ स्किल्स का। हम बात कर रहे थे कल इंडोनेशिया की, मलेशिया की, थाईलैंड की और मुख्तलिफ और इमर्जिंग मार्केट, जो बड़ी इमर्जिंग मार्केट टर्की की बात कर रहे थे। सर वहाँ पे जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है लोगों को, कंपनीज़ को, MNCs को आने में, वो ये है कि उनकी ह्यूमन रिसोर्स है। आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कभी हमने देखा कि इसके पीछे कि मेड इन चाइना है या मेड इन वियतनाम है? बहुत सारी चीज़ें मेड इन वियतनाम भी है, बिल्कुल है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मेड इन थाईलैंड भी होती है, मेड इन मलेशिया भी होती है, मेड इन इंडोनेशिया भी होती है। क्यों होती है? इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पे स्किल सेट्स हैं, वहाँ पे लोग जो हैं फैक्ट्रीज अगर लगाएं तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास स्किल्स नहीं होंगे। देखिए हर एक जो है ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनता है, हर एक जो है वो जनरल मैनेजर नहीं बनता है, हर एक जो है MBA नहीं होता है, बहुत सारे लोग टेक्नीशियंस भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना स्किल्स भी, हर एक का अपना किरदार है। तो आप यहाँ पे जब तक यहाँ पे मास लेवल के ऊपर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं खोलेंगे, पॉलीटेक्निक नहीं खोलेंगे, यहाँ पे आप टेक्नीशियंस नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आप मैकेनिक्स नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आप पैरामेडिक्स नहीं बनाएंगे, तो हर एक जो है ना वो मेडिकल न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होगा, हर एक जो है वो IT के अंदर PhD नहीं होगा, और हर एक जो है वो बिल गेट्स नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बिल गेट्स था, लेकिन कितने लोग, इन्फोसिस की हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके अगर कैंपस में चले जाएं तो वहाँ पे 40,000 50,000 का कैंपस है सर। ये इन्फोसिस जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी, सबसे बड़ी IT कंपनी में गिनी जाती। जी हाँ, अब शायद दूसरे पे आ गई होगी या तीसरे नंबर। और वो 2 आदमियों से शुरू हुआ था, जो उसके फाउंडर थे वो फ्रांस से वापस आए थे और वहाँ से सोशलिज्म से नाउमीद होकर आए थे, और उन्होंने 2 कंपनीज की, अपनी 2 आदमियों की कंपनी बनाई थी, और आउटसोर्सिंग कंपनी थी, और वो होते होते 1980 की बात है, ये हिंदुस्तान की बात है, और आज वो कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर आपने एक सफ़र शुरू करना है तो अभी आपको 20-25 साल 30 साल लगेंगे। हमारे यहाँ भी थे, हमारे यहाँ AST कंप्यूटर्स, मैंने नाम सुना बिल्कुल है ना, वो पायनियर थे, मुझे अभी उनका नाम जहन से निकल गया, शायद आपको याद आए। AST कंप्यूटर्स के मालिक वो काफ़ी बड़ी शेफ वहाँ अमेरिका, और उस वक्त डेल भी नहीं हुआ करता था, AST कंप्यूटर्स, तो वो लाए थे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल कंपनी उन्होंने अच्छे दामों बाहर के किसी कंपनी को और को के साथ, कोई अच्छे मतलब उनके साथ लोग थे। सिलिकॉन वैली में आगाज़ में चंद पाकिस्तानी ज़रूर थे आम किरदार में, लेकिन अब उनकी तादाद हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों से बहुत कम रह गई है। एक दफ़ा मैं एक एनालिसिस कर रहा था, आपको बड़े मज़े की, क्योंकि आप IT से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी रखता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो एक लंबी फहरिस्त में पढ़ रहा था उन कंपनीज़ की जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनमें कितने ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी उनके मालिक है। तो इत्तेफाक से एक सेमीकंडक्टर कंपनी, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी, तो उसमें मैंने देखा उनका नाम, किसी मुसलमान का नाम देखा तो शक्ल सूरत से पाकिस्तानी लग रहे थे, तो मैंने उनका फ़ौरन बायोडाटा निकाल लिया। तो मुसलमान ज़रूर थे लेकिन पाकिस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक़ था, उनके पास बहुत से पाकिस्तानी काम कर रहे थे। इसी तरह ही बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनको इंडियन मुस्लिम्स ओन करते हैं इन सिलिकॉन वैली। दे आर अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट पाकिस्तानीज, दे आर इंडियन मुस्लिम्स एंड दे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम सर्टन एरियाज, ईदर फ्रॉम हैदराबाद दक्कन, फ्रॉम मद्रास विच इज़ नाउ चेन्नई, और कर्नाटका, जो उनका तब का स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, उसने बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया, एंड दे हैव एन IT सिटी इन बेंगलुरु विच इज़ इट्स कॉल्ड।
जहाँ वहाँ पे होगा बहुत सारे पाकिस्तान हैं। बहुत मशहूर क्वार्टर फाइनल हारा था 1996 का वर्ल्ड कप का, जिसके बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी, जिसमें आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को फालतू इशारे किए थे। अभी डिसिप्लिन सिखाता है ये आमिर सुहेल लोगों को, ये हाल था इसका। तो अगर हम उसी बात के ऊपर दोबारा आएँ, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बड़े इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सरपरस्ती, इंडस्ट्री की सरपरस्ती उनको नहीं मिल रही। से फॉर इंस्टेंस हुनर फाउंडेशन एक इदारा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको पजीराई जॉब मिल रही है, लेकिन और ऐसे काम होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए। छोटी सी ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक लेके वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं गर्मा गर्म। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो बातें कहनी थी कह दी, अब छोटी सी ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बातें कर लूँगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। फ़हीमुज़्ज़मा साहब ने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाया जो कि दूसरे उससे सुन के महसूस हुए, लेकिन जिसके अपनी गाड़ी के कान टूटते हैं उसको बुरा लगता है। इस पर मैं आपको बता दूं, आपने कहा गरीबों का, दरअसल ये बिज़नेस कोई भी जितने भी 2 नंबर चोरी के, गुंडागर्दी और बदमाशी के काम हो रहे हैं, इनके पीछे एक्चुअली अमीर लोग ही होते हैं। और बेसिकली क्या है कि ये बिज़नेस चलाया जाता है एक तरीके से, क्या है कि ये गुंडे, लफंगे, तलंगे, चोर जो हैं इनको खुद छोड़ा गया मार्केट के अंदर। जैसे मोबाइल चोरी है, उसके पीछे बड़े बड़े डीलर हैं जो कि सदर में बैठते हैं, और वो लोग जो हैं वो चोरी को ना सिर्फ के प्रमोट करते हैं बल्कि उनके साथ और भी बाअसर लोग जो मुख्तलिफ़ इदारों के होते हैं, मैं उन इदारों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन इदारों से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी उनके साथ मिले हुए होते हैं। ये मोबाइल फ़ोनों का भी इसी तरह चोरी का सिस्टम बना है। गाड़ी के शीशों का क्या है कि ये ऐसी चालाकी है, यकीन करें कि फ़हीमुज़्ज़मा साहब, अब आप ख़रीदने के लिए जाएंगे ना जब अपने जानने वाले मैकेनिक के पास, तो आपको देखते ही सबसे बोलेगा हाँ शीशा चोरी हो गया ना, वही आपका शीशा जो चोरी हुआ है ना वही वापस आके आपकी गाड़ी में लग जाएगा। इसके पीछे पैटर्नेज करते हैं बड़े बड़े ये जो पार्ट्स वाले लोग हैं ना, ये इसके पीछे हैं सारे, और ख़ुद तो ये महल्लात में रहते हैं। ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बेसिकली उनको यूज़ करते हैं। जैसे कॉपर केबलें चोरी करवाने के पीछे खुद उसी इदारे के लोग होते हैं जो कि खुद, लेकिन वो चर्सियों से करवाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है खुद तो नहीं कर सकता, वहाँ पर उनका लाइनमैन काट सकता तार, तो वो इलाके के चर्सियों को कहते हैं कि भाई आप चुरा के लाओ हमारे पास, हम इन्हीं को वापस लगा देंगे साफ़ करके, कली करके। तो बेसिकली क्या है कि इसके पीछे एक पूरा माफिया है। वो लोग जो अशराफिया कहलाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, एक ख़ास क्लास है स्टेटस की, वो बुराई दूसरों के साथ होने देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एथिकली जो वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर भी वही लोग मौजूद हैं जो सूट बूट टाइयाँ पहन के आते हैं, बड़े बाबू हमारे जैसे, हमारे साथ बैठते भी, हमारे साथ खाते भी हैं। सारे जुर्म के पीछे जो है ना वो यही लोग हैं, यही लोग जो हमारे साथ उठते बैठते हैं। चाहे आप आटा ले लें, दाल ले लें, ये सारे चोरों के हमें नाम भी पता होते हैं, मुझे और आपको, हमें मजबूरन इनकी दावतों में जाना भी पड़ता है, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी रखने पड़ते हैं, लेकिन ये सब इसमें शामिल। गाड़ियों की चोरी हो, इसके पीछे आपको पता है ऑटोमोबाइल डीलर शामिल थे। अब देखें गाड़ियों की चोरियां कम हो गई, ट्रैकर आ गया, इंश्योरेंस आ गई, लेकिन आपको पता है ऑटो डीलर कौन कौन थे? लोग नाम लेकर बोलते थे ये वाला ऑटो डीलर चोर है, ये वाला ऑटो डीलर चोर है, फलां बैठने वाला चोर है। आपकी ही गाड़ी पहले आपको बेची, फिर वह उसी को चुरवाया। ये पुरानी चीज़ें सर, ये सब एक ही हैं, ये जितने हैं सब चट्टे बट्टे, ये 22वीं तरमीम करने वाले, ये लोग सब एक हैं, सब एक ही बिरादरी है। हमारे मुल्क के अंदर एक अंडरस्टैंड कर लें चीज़, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ क्राइम, अ वुमन मे बी बट अ क्राइम सर्टनली, एंड दिस आई कैन टेल यू। सॉरी मैं हमेशा इस तरह की बातें कर देता हूँ। आपने अब पुरानी खबर की बात की, मैं आपको नई खबर ज़रा से आपके साथ शेयर करता हूँ। एक अखबारात के अंदर एक खबर आई है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर 100 बिस्मिल्लाह दोबारा एक और हमला होने वाला है, और वो ये कि फिर टैक्स बढ़ा रहे हैं जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर उन्होंने FD और इनकम टैक्स लगा दिया है। आप कैश विड्रॉ करते हैं, आपको हर कैश विड्रॉल के ऊपर आपका कैश के साथ टैक्स भी अदा करना पड़ता है। आपको शायद हम लोगों को इतना इसका इतराक नहीं होता, लेकिन अगर आप सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कैश अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आप एडवांस इनकम टैक्स दे रहे होते हैं और साथ में फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे रहे होते हैं। आप कार्ड जितने इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे रहे होते हैं और एडवांस इनकम टैक्स दे रहे होते हैं। अच्छा, पहले जितना था 0.3% था, अब बातें हो रही हैं कि वो 0.6% के ऊपर आ जाएगा। देखिए सर, बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, हम कहते हैं ब्लैक मनी का सफाया, ठीक है, हम बातें करते हैं।
हम बातें करते हैं कि किस तरह से हम बैंकिंग इंक्लूजन लेके आए, हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सारा ड्रामा है, सॉरी बुरा ना मानना, लेकिन मैं बोल देता हूँ ये बातें, लेकिन जो फैक्ट है अगर आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, गलत है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होगी, फाइनेंशियल फ्लोस बैंकिंग सिस्टम से नहीं आएंगे, आप कहाँ से ट्रेस करेंगे सर? ये विजनलेस लोगों को कैसे समझाओगे आप? विजनलेस ब्यूरोक्रेट को कैसे समझाओगे? विजनलेस बिजनेसमैन को कैसे समझाओगे? इनमें अकल हो तो बात माने ना। पहले कैपिटल गेन्स टैक्स अपने ऊपर लगवा लिया, चलो ठीक है, वो लगवा लिया, पहले बात कर रहे हैं, वो भी इंक्लूजन के खिलाफ है, वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए तब इंक्लूजन की बातें हो रही थी, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो पहले इंक्लूडेड थे ना, अब उन्होंने भी छोड़ दिए अपने बैंक अकाउंट। मैं जाता हूँ ना जब ट्रेडिंग एरियाज के अंदर, हुई सन्नाटा, हु का आलम बैंक की ब्रांचों में, मैनेजर से जाके मिलता हूँ, इतनी मक्खियाँ मारी हुई होती हैं टेबल पे उन्होंने। मैं उनको बोलता हूँ आज कितनी मारी? बोले आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 57 मक्खियाँ मारी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ब्रांच में कोई आता ही नहीं कैश निकालने के लिए, ना कोई डिपॉजिट करने के लिए आता है, बोले खाली हो गया बैंक। अब क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है? देखिए बात बहुत सिंपल सी है, अगर आप चेक्स से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, अगर आप बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, और ये बात है कि अगर बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं और चेक आप प्रेजेंट करते हैं और आप विड्रॉ करते हैं और आप कैश विड्रॉल्स करते हैं, तो आप टैक्स दे रहे होते हैं 0.6% या 0.3% भी बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। देखिए ये आप सेल के ऊपर नहीं ले रहे हैं, ये सेल्स टैक्स नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और बहुत होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कारोबारी हजरात इस प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाई रियल एस्टेट में लोग रुल गए हैं, ये ऐसे ही मार रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रोकर जितने हैं ना, ये सारा लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। आप मुझे बताओ, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से इतना पैसा निकालेगा, अकाउंट फॉर करेगा, कितना टैक्स वो देगा? ये सारा कहाँ से धन आएगा? आप मुझे एक बताओ ना। लोग बोल रहे हैं, अब मुझे अगले दिन किसी ने मैसेज किया, ख्वाजा भाई एक हमारे हैं, शायद लंदन से देखते हैं प्रोग्राम ऑनलाइन, उन्होंने बोला 17 करोड़ का हो गया 1000 गज का मकान। मैंने कहा यार अब 17 करोड़ कोई बैंकिंग चैनल से, आप मुझे बताओ फहीम जमा साहब, आप बैंकिंग से भी आपका ताल्लुक है, 17 करोड़ कोई बैंकिंग चैनल से कैसे निकाल के किसी और को पेमेंट करेगा? वाइट में नहीं हो सकती ना। तो मुझे आप बताओ, रियल एस्टेट ब्रोकर क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हैं? फिर किस तरह कर रहा होगा वो? यानी बेनामी चेक काट रहा होगा या बेनामी पे ऑर्डर दे रहा होगा? आप मुझे बताओ ना यार, किसी के पास वाइट 17.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ होगा ऐसे कि आप गए, आपको उसने ट्रांजैक्शन करके दे दी 17 करोड़ रुपए की। सर मुझे बता दे, इतना बता दे, इतना तो मासूमाना सवाल बनता है ना। आप बोलो 10 करोड़ रुपए की फलां प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ रुपए के लिए पेमेंट कैसे करेगा? कैश देगा ब्रीफ केसों में, कहीं से तो लाएगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा कैश यार। बैंक से विड्रॉ करवाएगा 10 करोड़, आप मुझे बताओ कहीं से तो लाएगा? किसी ने आज तक ये सवाल नहीं किया। हर आदमी बोलता है मेरा प्लाट तो इतने का हो गया, मेरा प्लाट तो इतने का हो गया। कैश कहां से आया ये तो कोई बताए। आप मुझे बताओ, कहीं से मिल जाएगा बैंक 10 करोड़? ऐसे ही लोग झूले होते हैं, जैसे वो बचपन के अंदर लोग नहीं, वो इश्तिहार आता हाथ में ब्रीफ केस लेके घूम रहे हैं, या वो अमेरिकन फिल्मों की तरह वैन डैम जिनमें आता था, लोग बड़े बड़े स्टील के सूटकेसों में पैसे ले जा रहे होते थे। ऐसे होता है। अच्छा, तरह से उस बात को मैं ज़रा सा मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद इसके ऊपर ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आना है, छोड़ना नहीं। देखिए बात यह है, हम डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें, ये बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर बहुत सारे इलिसिट आपके क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी और टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं। अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड छोड़ेंगे तो स्टेट बैंक का, जो कि बिल्कुल सही है फोकस, कि आप तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर इंक्लूड करें। इसी वजह से उन्होंने हवाला हुंडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इक़दाम लिए और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह से आपके जो विद इन द कंट्री है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनको आपने इंक्लूड करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि कहीं से कोई और कैश लेके आ जाएगा। आपको सर ये चीज़ मालूम है कि अगर आप कुछ तादाद से ज़्यादा पैसे कैरी करते हैं, अब मैं उसकी पॉलिटिक्स में और उसकी बस मंजर में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, अगर आप सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कैश कैरी करते हैं और कैश बाहर लेके जा रहे हैं या अंदर लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट्स के ज़रिए, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर फैक्ट नहीं, मेरे ज़हन में किसी खातून की शक्ल आ जाती है जिनको तो देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये एक क्राइम है, और सिर्फ पाकिस्तान में क्राइम नहीं, ये सारी दुनिया में क्राइम है। और उसकी एक वजह है, और उसकी बहुत अहम वजह है, क्योंकि उन्होंने, अगर आप लेके जा रहे हैं, उनको क्या मालूम है आपने किस तरह से पैसे कमाए और आप लेके जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। आप
पता नहीं किसी का कत्ल करके लेके जा रहे हाँ हैं, लेके जा रहे हैं, आप किसी कुछ और करके लेके। तो इस वजह से जो मॉडर्न बैंकिंग इंडस्ट्री है और इकोनॉमी है जो पिछले 200 साल बनी है, उसकी वजह है। और उसके आप आज से they have systems in place, आप आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर पैसे बाहर नहीं ले जा सकते थे, ला नहीं सकते थे, आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती थी। अब तमाम चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं, तो अब आप अगर ले जाते हैं, ले आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका ट्रेल होता है पीछे कि अगर कहीं पे कुछ पता चले कि गलत है तो उसका पूरा एक ऑडिट ट्रेल बन जाता है और पता चल जाता है कि यहाँ से ये चीज़ हो गई। और जो यूरोप के अंदर हादसात और वाक़यात हुए हैं तो उन्होंने पूरा उसके पीछे से ट्रेल निकाला और वो पिन पॉइंट आदमी तक पहुँच गए हैं कि किसने किया था, क्या हुआ था और सारा कुछ हुआ। देखिए ना, पकड़े अभी उन्होंने लोग, सारी चीज़ें थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड योर मोबाइल फोन्स। हाँ, यस। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये भी एक साइंस है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। ये भी इसके पीछे फॉरेंसिक्स कहलाती है ये। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक बहुत बड़ा एक फील्ड हो गया और बहुत इमर्जिंग फील्ड नहीं है बल्कि एक बड़ा इस्टेब्लिश फील्ड है। पहले एक मेडिकल फॉरेंसिक्स, पहले हम अपने फिंगरप्रिंट लेते थे और ये सारी चीज़ें करते थे, अब अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर भी डिजिटल फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अच्छा, ये एक मुख्तसर इसमें चीज़ इजाफा कर दूँ, ये जो फ़ोन हम कैरी कर रहे होते हैं, अगर आपने इसमें लोकेशन सर्विसेज ऑन की हुई हैं और अगर नहीं भी की हुई तो कोई एक आधी ऐप होती है जो लोकेशन सर्विस गलती से आपकी ऑन हो जाती है। उससे फिर क्या होता है कि आप किधर किधर मूव अराउंड कर रहे हो, ये सारा डेटा जो नहीं आता, वो जब वो बोलता है डू यू अग्री टू दिस एग्रीमेंट, आप कहते हो यस 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 यस, सारे यस कर दिए, दिस वी विल कनेक्ट टू योर फेसबुक अकाउंट, वी विल एक्सेस ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर पिक्चर्स, यस 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 यस। और वो कैंडी क्रश में भी फेसबुक लॉग इन होती है। ये पता है क्या, इट्स दे आर डेवलपिंग एन एंटायर सिस्टम बेस्ड ऑन दिस डेटा। दे कैन एक्चुअली जज व्हाट इज आवर साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपके पसंदीदा गाने जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो आपके साथ दाहिने हाथ के ऊपर आपको दिखाई देंगे रिकमेंडेशन पे, बिकॉज बेस्ड ऑन semantics, right? The kind of relationships that our mind makes, because human beings are different but they are also alike. They do this. और ये जितनी पिक्स भी हम लेते हैं, सेल्फीज वगैरह, दे आर ऑल जियो टैग। सो नो मैटर वेयर यू डू टेक इट एंड यू से, वो जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आलू का पराठा खाते हुए बोलते हैं ईटिंग पिज्जा एट फलां ब्रांच, वो उनको पता लग जाता है इसने आलू का पराठा ही खाया है ना। और वो जितने लोग मलिर से गुजरते हुए बार बार कहते हैं ना चेकिंग इन टू एयरपोर्ट गोइंग टू दुबई, वो उनको पता है कि ये इसने सड़क पे ही लिया, टायर वाली दुकान के सामने इसका टायर पंक्चर हो गया था, वहां बनवाते हुए इसने कहा लॉगिन के। सो दे हैव ऑल द जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी एंड नाउ दे हैव एप्स दैट इवन इफ यू डिलीट स्टफ फ्रॉम योर फोन, the data is recoverable just like the data was recoverable from your phones. And with this cloud technology, what they do is they by force take all the files online on the cloud, so that no matter what you try or what stunts you try to pull, Google Photos keeps on updating if you have the service on. So many things are happening. On Facebook आप पोस्ट में हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये जो मजहबी पोस्ट आती हैं इनको देखते हुए बड़े केयरफुल रहें, क्योंकि Facebook आइडेंटिफाइज इमीडिएटली कि आप किसी ऐसे कंटेंट को कितना आईबॉल टाइम दे रहे हैं. They know what is interesting you and what is not interesting you. To be very frank, Twitter has exact statistics on how many people have seen your tweet or how many have not. They know the number of impressions and they know the number of interactions people have made. So be very careful. ये जो आपके friends उल्टी सीधी पोस्टें लगाते रहते हैं इंतहा पसंदाना सोच के रखने वाले, and you stop and you look, they know immediately. They're trying to judge your appetite for violence. इसका appetite for violence किससे होता है? They send in photographs with a lot of blood, a lot of murky stuff. This is all going on. This is all part of the analytics that they're doing. They can assess what we're going to do. Candy Crush is a self-evolving system. It's not a, see, try to understand. I'm not trying to talk on the company, वरना वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे. लेकिन I'm trying to say they don't let you win till they want you to win. That is there. They want you to spend money. लेकिन उनको पता है पाकिस्तानी तो मुफ्ते हैं, कब 15 दिन तक लगे रहेंगे, लेकिन पैसे नहीं भरेंगे कैंडी क्रश के 200 रुपए. मतलब even on the loo they are looing at Candy Crush, but they won't pay 200 rupees to get extra lives, right? They know this. But sorry, I'm taking a bit of more airtime, but I try to tell people, be very careful on social media on what you're posting, because people are very unconsciously posting stuff that they don't even know about. And liking posts is one of the most dangerous thing. आप मेरी तस्वीर पे like कर लो, कोई issue नहीं. But the moment you like a page or anything that's marked, because it's sometimes self-create,
like he said, it's all about forensics. They want to stop anything from happening beforehand. Don't by mistake fall into this category and get flagged. That's what I say. Don't by mistake, because I know many people are just peaceful, but they by mistake sometimes give more, they know the eyeball time that you're giving to this. Sorry, मैंने थोड़ा बता दिया इनको social media का, because someone is watching you all the time. They even have access to your webcams. They can switch it on. There are a variety of viruses that can switch on webcams and they can take pics of yours. Sometimes in very, I'm not saying that they would be in uncompromising positions, but they could be in such positions. So you have to be very careful what you're doing on the internet. And that's for myself as well. मैं इसको सिर्फ बिल्कुल आपको आपकी तमाम बातों से मैं बिल्कुल आपकी बातें सारी वैलिड हैं, सिर्फ मैं इस चीज़ को एक जुमला कहूँगा कि देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि हमें किसी को नहीं मालूम हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एनोनिमस होके कर रहे हैं, एनोनिमस इस दुनिया के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता जी आजकल यहाँ पर जनाबे वाला एक सवाल आया है, वो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे भावलपुर से देखने वाले हैं शाकिर साहब, वो काफ़ी शौक़ से प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन ये कि मैं सवाल का खुलासा आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी इतनी पुअर है कि अभी नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ़ लेकर गए थे मशरिक़ वस्ता, और उनके साथ 75 बिलियन US डॉलर्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी उनकी। और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है इस सिलसिले में? क्या हम $1.5 अरब तोहफ़ा लेकर खामोश हो गए? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मेरा ख्याल है कि हर थोड़ा सा जी शऊर आदमी इस चीज़ को जानता है, और वो ये है कि आप जितना अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी आपकी इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम समझते रहें कि हम जो हैं इधर उधर से कोई गिमिक्स करके अपने आप को वो शेयर्स बना देंगे, हम इस तरह से नहीं बनता। आपका बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मा साहब, आप गुफ्तगू में हमारे साथ मेज़बान और मेहमान के तौर पर शामिल हुए। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, आप मेरी बातें बड़े गौर से सुनते हैं, खामोशी से। जो आपकी एक मुस्कुराहट है, आप साथ साथ मुस्कुराते भी रहते हैं। चंद दफ़ा इत्तेफाक, चंद दफ़ा इख्तिलाफ, यही हुस्ने गुफ्तगू हुए। और सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, मैं भी, फ़हीमुज़्ज़मा साहब भी, और आप हम दोनों को सर्च भी कर सकते हैं। मुझे तो गूगल पे आपको अली नासिर फेसबुक या अली नासिर बिज़नेस प्लस माजरत आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको मिल जाऊंगा सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर। फ़हीमुज़्ज़मा साहब भी टैग्ड होते हैं हमारी जो पोस्ट होती हैं उन पे। और बिज़नेस प्लस के तमाम प्रोग्राम जो हैं वो बिज़नेस प्लस की वेबसाइट का पता आएगा, उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन आता रहेगा, उस पर देख लीजिएगा। और ट्विटर और फेसबुक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। अपनी तारीफ़ें दिल खोल के भेजिएगा और शिकायतों को दिल में ही रख लीजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर, फ़हीमुज़्ज़मा और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।